नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हम इसे कह सकते हैं कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो एलटी की वैकेंसी थी, काफ़ी टाइम से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली आज वो निकल चुकी हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं इस परीक्षा के लिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये नोटिफिकेशन क्या है और कैसे कैसे इसमें आपका बदलाव हुआ है, क्या क्या आपके मानक रहेंगे और सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप लोग हिंदी साहित्य से या हिंदी से एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से हिंदी पढ़ा रही हूँ। इस चैनल पे हिंदी में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोग जुड़ते रहिए और सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, 14 मार्च का ये आपका नोटिफिकेशन निकला है। और इसमें आगे हम जानेंगे। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो जो प्रकाशन की तिथि थी वो 14 मार्च 2024 की है। और आपके आवेदन जो है वो प्रारंभ होंगे 22 मार्च से। तो आपके 22 मार्च से फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल की है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद जब आप करेक्शन करेंगे, यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो आपको 16 अप्रैल से 18 अप्रैल का समय दिया जाएगा। इसके बाद जो लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है वो जुलाई 2024, यानी कि आप देख पा रहे होंगे बहुत जल्दी इन्होंने यहाँ पे पेपर की तिथि जो है अनुमानित है अभी हालांकि, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसी साल आपका पेपर कैसे भी करके आयोग, क्योंकि अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आपके जो पेपर हैं वो हो रहे हैं। तो इसी साल आपका पेपर जो है हो जाएगा। और जुलाई तो आपको मतलब जुलाई के महीने में ही कोई डेट आपकी फ़िक्स हो जाएगी, आने वाले टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। और आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बहुत कम समय आपको मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह को सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में जो भर्तियां हैं। देखिए, आप पहले यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था, कई लोग कह रहे थे कि केवल 758 के आसपास पद निकल रहे हैं। तो देखिए, वो थोड़ा कन्फ्यूजन ये था क्योंकि जो 758 या 600 कुछ जो पद उस टाइम पे दिखाए जा रहे थे वो केवल एक मंडल के थे। और अब यहाँ पे जो है क्लियर हो गया है कि जो सहायक अध्यापक एलटी के 786 रिक्त पदों तथा कुमाऊं मंडल जो गढ़वाल मंडल हैं उसमें है 786 पद, और कुमाऊं मंडल के सहायक अध्यापकों के हैं 758 रिक्त पद, अर्थात कुल मिलाकर के 1544 रिक्त पदों पर, यानी कि अब तक के जो पद निकले हैं, अगर हम लेटेस्ट जो रिसेंटली जो आपकी एलटी भर्ती हुई थी 2022-23 में उसकी बात करें तो उसमें 1400 के आसपास की पोस्टें थी। अभी उससे ज़्यादा बढ़कर यहाँ पे आए हैं, तो 1500 के आसपास यहाँ पे पद हैं, 1544। तो आपके पास ठीक ठाक कह सकते हैं हम कि अच्छी मात्रा में यहाँ पे पद निकले हुए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, आपको यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, इस पर आपको दिनांक 12 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पर जो आपके आपने ये पीडीएफ आपके पास होगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ। जो जो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है या समझने लायक है उनको मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आपको पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो पढ़ना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। जो गढ़वाल मंडल है उसके अंतर्गत जो 60% सीधी भर्ती है, यानी कि जो सीधी भर्ती यहाँ पे होनी है, उसमें जो आपके पद हैं वो कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, विषयवार और श्रेणीवार आपके पास दिए हुए हैं। पदनाम सहायक अध्यापक हिंदी की अगर हम बात करें तो आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत देखिए, जैसे ये है एससी में जो पोस्टें हैं उसमें 18 रिक्त पद हैं, और महिलाओं के इसमें 6 पोस्टें हैं। और इसी प्रकार एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं 9 पोस्टें यहाँ पे, और 2 उसमें महिलाओं के लिए हैं। सामान्य या अनारक्षित वर्ग के जो
पद हैं वो 50 यहाँ पे पद रखे गए हैं और 15 इसमें महिलाओं के लिए सीधे से आपको मिल जाते हैं। और टोटल आप अगर देख पा रहे होंगे तो 93 यहाँ पे रिक्त पद हैं, जिसमें 28 टोटल महिलाओं के पोस्टें हैं। और आप इस प्रकार से आप दिव्यांगों के लिए 4 पोस्टें यहाँ पे हैं। अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अनाथों के लिए 5 पोस्टें हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 हैं और जो स्वयं सेवक आश्रित हैं वो एक पोस्ट यहाँ पे निर्धारित की गई। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पीडीएफ आपके पास पड़ी होगी और अगर नहीं है तो आप यूकेपीएस जो यूके ट्रिपल एससी है उसकी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने पदों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैसा कोई बड़ी बात नहीं है कि जहाँ पे आपको समझ में ना आ रहा होगा। बहुत आसानी से यहाँ पे सारी चीज़ें डिवाइड की गई हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला जो है फिर अगला जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 60% सीधी भर्ती के अंतर्गत जो महिला शाखा है, केवल महिला शाखा की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें जो आपके पद दिए हुए हैं उसमें 9 पद जो महिलाओं के लिए हैं, जो रिज़र्व है हिंदी में सेपरेट जो 9 पद हैं वो आप यहाँ पे एससी के लिए 2 पद हैं, जनजातीय एसटी के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जो अनारक्षित हैं उनमें 5 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे 9 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं। इसके बाद आगे आप देख लीजिए अपनी सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार जो महिला शाखा है उसके अंतर्गत पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद अब चलते हैं 10%। अब ये जो यहाँ पे आप 10% देख पा रहे होंगे, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी विभाग में कार्यरत हैं, यानी कि जो प्राइमरी टीचर हैं या जूनियर में टीचर हैं वो लोग इसको भरते हैं। तो उनके यहाँ पे पद इस प्रकार से दिए हुए हैं। ये इसी जो विभागीय भर्ती है उनमें महिला शाखा के जो पद हैं वो इस तरह से हैं। और इसके पश्चात हम चलते हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो 60% सीधी भर्ती होनी है उसमें जो आपके पद रखे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप देख पा रहे होंगे हिंदी के यहाँ पे 70 पोस्टें टोटल आई हुई हैं, जिसमें एससी की 13 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 10 हैं और ईडब्ल्यूएस के 7 पोस्टें हैं। और इस प्रकार से महिलाओं की कुछ कुल पोस्टें यहाँ पे इस तरह से हैं। जो अनारक्षित महिलाएं हैं उनमें 10 पोस्टें उनकी रखी गई हैं। तो टोटल यहाँ पे 70 तो ये आपकी बच जाती हैं और 20 आपकी महिला सीटें यहाँ पे हैं। और आपकी जो रिजर्वेशन जो अन्य होते हैं जिसमें महिला है या भूतपूर्व आश्रित हैं या जो अनाथ हैं, दिव्यांग हैं, वो इस तरह से आपकी पोस्टें रखी गई हैं। तो अदर सब्जेक्ट का भी आप देख पा रहे होंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे जो 10% जो विभागीय भर्ती होती है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत वो कुछ इस प्रकार से हैं। उनके कुल जो पद हैं वो इस तरह से हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये भी आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ हमें थोड़ा सा समझने लायक है, जो जहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता होती है, यहाँ पे आपके नोट दिए हुए हैं। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, यानी कि जो महिला शाखा के पद हैं उनमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकेंगी। और जो सामान्य शाखा के जो पद हैं उनमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी द्वारा ये पद भरे जाएंगे, यानी कि महिलाओं के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि जो महिला शाखा के अंतर्गत पद होंगे वहाँ पे तो केवल महिला अप्लाई करेगी ही करेगी। उसके पश्चात वो सामान्य शाखा यानी कि पुरुषों वाले जो पद होते हैं वहाँ पर भी जो जनरल के जो पद होते हैं उनमें भी वो फिल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको सामान्य शाखा, सामान्य महिला और उसमें आपको भरने के लिए दिया जाता है। तो वो आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। इसके पश्चात यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। यानी कि आपका जो जिसके अंतर्गत भी आपको भरना है आप उसी के अंतर्गत अप्लाई
कर सकेंगे, उसी के अंतर्गत आपकी मेरिट बनेगी अब बाद में, तो इसलिए आपको ध्यान से भरना है। चलिए इसके पश्चात देखिए सीधी भर्ती यानी 60% एवं विभागीय भर्ती 10% परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। यानी कि जो परीक्षा है, चाहे आप गढ़वाल मंडल के अंतर्गत भर रहे हैं या कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, या 60% के अंदर या 10% के अंदर आपकी परीक्षा एक ही दिन एक ही समय पर होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार मान्य होगा। तो इसके जो आपके मानक तय किए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। देखिए वेतनमान आप देख पा रहे होंगे 44,900 रुपये इसका जो LT सहायक अध्यापक है लेवल 7 में ये आता है। चलिए इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। जो शैक्षिक अर्हता है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको समझना है कि अब यहाँ पे भी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे शैक्षिक अर्हताएँ रखी गई हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे सामान्य के लिए जो है सहायक अध्यापक सामान्य यानी कि जो SST के जो टीचर होंगे उनके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो पहली है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। तो ये शर्त आपको जो भी लोग इस शर्त को पार करते होंगे या जिनके जो भी ये क्वालिफिकेशन रखते होंगे वो इसको भर सकते हैं। उसके पश्चात दूसरी जो अनिवार्य जो अर्हता है वो क्या है, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि। तो B.Ed आपका अनिवार्य इसमें किया गया है, तो आपको B.Ed होना ज़रूरी है। ठीक, इसके पश्चात देखिए आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी शैक्षिक अर्हता को देख सकते हैं। इसमें भी कोई वैसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आए। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके प्रश्न का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आप हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए है NCERT माफ़ कीजिएगा LT के लिए जो पहली जो अर्हता है वो यहाँ पे है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। यानी कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन तक, तथा रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपका हिंदी से ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में इंटरमीडिएट स्तर पर आपका संस्कृत होना अनिवार्य है। यानी कि हिंदी तो आपका ग्रेजुएशन में है ही, प्लस आपका 12th में आपका संस्कृत होना चाहिए। ठीक, देखिए इसके पश्चात अगर आपका 12th में संस्कृत नहीं है, मान लो यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। यानी यदि आपने 12वीं में मान लो इंग्लिश रखा है या कोई अदर रखा है या 12th में संस्कृत नहीं था आपके पास, तो आपका जो है ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य है, या तो 12th में या ग्रेजुएशन में, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक, तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख पा रहे होंगे। इसके पश्चात जो दूसरी अनिवार्य अर्हता है वो B.Ed की उपाधि आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो हिंदी के लिए ये है आपका। इसी प्रकार आप अन्य सब्जेक्ट का आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अब हम आगे देख लेते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर दिया हुआ है, अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक LT पद की नियुक्ति चयन हेतु UTT सेकंड या CTET सेकंड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये आपको नोट अभी आप ऊपर देख पा रहे होंगे। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें TET नहीं है, तो आप लोग ये ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि TET जो है इस पर अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए TET सेकंड है, TET या CTET सेकंड यहाँ पे आपका होना अनिवार्य है, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। यानी कि उनकी जो नियमावली बनी हुई है उसमें जो मानदंड उनके लिए बने हुए हैं वो उनके लिए लागू रहेंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर लेती। यानी इनके लिए थोड़ा सा आपने देखा होगा पिछली बार भी कुछ इस पर विवाद हो गया था
और जो एलटी ड्राइंग है, कला है, उसका जो लास्ट में है कोर्ट ने उसे रद्द ही कर दिया था, क्योंकि बीएड और नॉन बीएड के बीच जो लड़ाई थी वो कोर्ट में लंबे समय तक चलती रही। और इस बार इसमें बीएड लागू किया गया है एलटी ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपके जो मानदंड जब तक फिक्स नहीं हो जाते, निर्धारित नहीं हो जाते, तब तक आपके लिए बीएड टीईटी जो है यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, निर्धारित नहीं होगा। तो उत्तराखंड शासन के शासनादेश आपने ये पढ़ ही लिया होगा। इसके पश्चात आपको यहाँ पे श्रेणियाँ दी गई हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपकी जो सी टेट या यू टेट है उसमें किस प्रकार से नंबर होने चाहिए, वो इस तरह से है, यानी कि क्वालिफाइंग कौन माना जाएगा, जिनके इस तरह से नंबर कैटेगरी वाइज होंगे, ठीक। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो विभागीय 10% भर्ती जो होनी है उसमें कौन लोग अप्लाई करेंगे, उनमें जो है विभागीय जो कर्मचारी होते हैं पहले से ही, जैसे प्राइमरी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं या सहायक अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल के, या जूनियर स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए ये जो 10% सीटें होती हैं ये रिज़र्व होती हैं, ठीक। चलिए, इसके पश्चात आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये इसका भाग है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा। तो इस बार क्योंकि पिछली बार जो था 30 नंबर का आपका शैक्षिक अभिवृद्धि से आता था, और बाकी का जो 70 नंबर का था वो आपका विषय से संबंधित आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उन्होंने 50% कर दिया है। 50 अंक का जो आपका है वो शैक्षिक अभिवृद्धि, तर्कशक्ति परीक्षा या सामान्य ज्ञान से आएगा, और 50 अंक जो हैं वो आपके विषय से संबंधित आएंगे। तो इस बार का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे आपका सिलेबस तो होता ही बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है सब्जेक्ट का, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस बार पढ़ने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो परीक्षा के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी किस प्रकार से परीक्षा होनी है, क्या क्या आपका वहाँ पर जो ऋणात्मक मार्किंग है, कैसे कैसे आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। और इस अभी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे थोड़ा सा दिख रही है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों हेतु जो अनिवार्य या वांछनीय अर्हताएँ होती हैं, उसमें सबसे पहला है कि जो अभ्यर्थी है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, यानी कि जब आपका जो फॉर्म निकला है उसकी जो अंतिम तिथि है उस तक आपका जो है राष्ट्रीय जो सेवा योजन कार्यालय है राजकीय उत्तराखंड का, तो उसमें आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। कौन सी डेट तक? जब तक आपका एलटी का फॉर्म की लास्ट डेट हो, उस डेट तक आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद का होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप उससे पहले कर दीजिएगा। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इस सेशन का जो महत्वपूर्ण इस पीडीएफ का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको जो फीस से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो जो अनारक्षित है या सामान्य है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी वाले जो हैं उनके लिए 300 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी, और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 150 इसकी फ़ीस रहेगी। उत्तराखंड के जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 150 रहेगी, और अनाथ लोगों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं जो इसमें अप्लाई करते हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। निर्धारित तिथि तथा शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा, इसलिए आप टाइमली अपनी फ़ीस को भी जमा कर दीजिएगा। इसके अगले
पृष्ठ पर आप देख पा रहे होंगे जो 19वां बिंदु है, इसमें आपके फॉर्म भरने, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, उसकी क्या सेवा शर्तें रहेंगी, ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक बार इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ लें। ऑनलाइन कैसे इसको भरना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा कई लोग कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर हमने शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप इन चीज़ों को इस तरह से, इनका जो विस्तृत रूप है वो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको देखिए। जैसे EWS है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसे कहते हैं, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है। यूके वोमेन, तो उत्तराखंड वोमेन, तो उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी, तो इस तरह से आपको ये पढ़ने हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद आपके जो आरक्षण संबंधी, जो लोग आरक्षण धारित होते हैं, उनके लिए जो प्रमाण पत्र होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आपको अलग से कोई प्रमाण पत्र बनवाना नहीं पड़ता है। आपको ये प्रमाण पत्र यहाँ पर इन्होंने बना के दे रखे हैं, इनको आपको मतलब फिल करना होता है, और फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भर करके जमा करवानी होती है। ठीक, अपलोड करानी होती हैं। तो यहाँ पे आपको भी बहुत मतलब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए ये फॉर्म यहाँ पे बनाया गया है, उनको ये फिल करना है, और ये मानक उनके लिए रखे गए हैं कि ये चीज़ें अगर उनकी हैं तो वो फिर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इसके पश्चात आपका जो महत्वपूर्ण है वो आपका बच जाता है सिलेबस। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सिलेबस, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी विषय से तैयारी करवाऊँगी, तो मैं आपको हिंदी का जो सिलेबस है उसका लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, और उसमें आपको एक एक चीज़ समझाऊँगी कि कैसे कैसे आपको सिलेबस को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी जो आपके अदर जो सब्जेक्ट वाइज आपके जो सिलेबस है वो सारा आपके पास दिया हुआ है इसी पीडीएफ में, जिसका जो भी सब्जेक्ट है वो अपना अपना जो सिलेबस है उसका देख सकता है अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपका जो 50 नंबर का जो पेपर होना है, कॉमन पेपर रहेगा, सबके लिए एक ही आएगा, वो हर सब्जेक्ट वालों के लिए। तो 50 नंबर का कॉमन रहेगा, तो उसका क्या सिलेबस रहेगा उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप लोग जुड़े रहिए, और यदि सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं वो लोग मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। मैंने किस तरह से तैयारी की थी, मेरे क्या नोट्स रहे हैं, क्या प्रायोरिटीज़ रही हैं, कैसे मैंने एग्ज़ाम को क्या प्रेफरेंस दी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नोट्स सहित बताने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आप तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।